हेलो, हाय, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ेंगे आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, ये आपका केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस और DSSS के सभी टीजीटी पीजीटी लेवल में, जिसमें आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स है। नॉर्मली पीजीटी लेवल में है और आपका टीजीटी में भी थोड़ा सा है, तो उसके लिए है। इसमें हम सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट करेंगे। सबसे पहले मैं इसकी थ्योरी कंप्लीट कराऊंगी, जो भी पॉसिबल ट्रिक्स एंड जो भी पॉसिबल फार्मूला है वो हम पहले कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद से लास्ट में हम इसके PYQ करेंगे जिस एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो ये अप्रॉक्स आपका 30 से 40 मिनट का वीडियो कंप्लीट लेक्चर होने वाला है, जिसमें आपको कंप्लीट रिवीजन देने वाली हूँ मैं। तो आप एक बार अच्छे से अगर देख लेते हो तो आपको दोबारा देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सो लेट्स स्टार्ट। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स में हम सबसे पहले सॉलिड्स पे ही बात करेंगे। इसमें हम सॉलिड्स पे ही जो भी सॉलिड से रिलेटेड थ्योरी है उस पर बात करेंगे। ठीक है, और मैकेनिकल प्रॉपर्टी मतलब उसको उसमें उसके लेंथ, उसके डायमेंशन में चेंजेस करने पे उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या फ़र्क पड़ता है, वही सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं हम डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है? ऐसा कोई भी फोर्स जो क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज या शेप में चेंजेस ला देता है, उसे क्या कहते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, और इलास्टिसिटी क्या होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट की इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिस पर से अगर मैं डिफॉर्मिंग फोर्स या फिर एक्सटर्नल फोर्स हटा लूँ तो वो वापस उसको अपनी ओरिजिनल कंडीशन में ला के रख देती है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक रबड़ लो, रबड़ को हम थोड़ा सा खींचते हैं तो वो फैल जाती है। ठीक है, लेकिन अगर मैं वो खींचने वाला जो एक्सटर्नल फोर्स है उसे हटा दूँ तो वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन या ओरिजिनल कंडीशन में आ जाती है। तो वो किस वजह से आती है? क्योंकि रबड़ में भी आपकी क्या होती है? थोड़ी सी इलास्टिसिटी होती है। ठीक है, तो इस वजह से अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाती है। फॉर एग्जांपल, ऐसे ही आप स्टील की कोई वायर है, उसको आप अगर उसमें भी एक्सटर्नल फोर्स लगा के अगर उसकी लेंथ में आप चेंजेस करोगे तो फैल जाएगी। ठीक है, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि इलास्टिसिटी किसकी ज़्यादा होती है, स्टील की या रबड़ की? तो याद रखना स्टील की ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि स्टील का आप पतले से पतला, पतला से पतला बना सकते हो, लेकिन रबड़ को एक लिमिट तक ही खींचने के बाद अगर उसके बाद खींचोगे तो वो क्या होगा? टूट जाएगा, यानी उसकी इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। फिर आप कुछ भी कर लो, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन या ओरिजिनल कंडीशन में आ ही नहीं सकती। ठीक है, तो यहाँ से याद रखना आप क्या, कि इलास्टिसिटी ऑफ रबड़ इज़ मोर देन इलास्टिसिटी ऑफ रबड़। ठीक है, यहाँ से इलास्टिसिटी वाला आपका कॉन्सेप्ट होता है। फिर हम प्लास्टिसिटी पे बात करते हैं। प्लास्टिसिटी क्या होती है? ये किसी बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो उसको डिफॉर्म कंडीशन में हमेशा के लिए रख देती है। ठीक है, ये क्या होता है? टेंडेंसी टू रीगेन, ये नो टेंडेंसी टू रीगेन प्रीवियस शेप, यानी ये उसकी ओरिजिनल कंडीशन में। जैसे फॉर एग्जांपल, आप प्लास्टिक की कोई चीज़ लो, आप उसको एक बार फैला दोगे तो क्या होगा? वो फैली ही रहेगी, अपनी ओरिजिनल कंडीशन में नहीं आएगी। ओरिजिनल जो भी शेप था, उसका साइज था, उसमें नहीं आएगी। तो वो क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मड या पुट्टी, जो उसको आप खींच दो या कुछ भी बना दो, तो जो भी करोगे आप उसके साथ, वो उसी पोजीशन या उसी शेप में रहने वाला है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी की प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। इसके आगे क्या है कि इन प्रैक्टिकल लाइफ आपका क्या होता है कि कोई भी बॉडी जो होती है ना ही परफेक्टली इलास्टिक होती है और ना ही परफेक्टली प्लास्टिक होती है। ठीक है, ये आप अपने जनरल लाइफ में भी देख सकते हो। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि जिसको आप खींचते जाओ और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए, यानी वो परफेक्टली इलास्टिक हो ही नहीं सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल, कि ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल अगर हम खींचेंगे तो वो बिल्कुल भी थोड़ा बहुत भी जिस कंडीशन में हम ले गए उस कंडीशन से चेंज नहीं होगी, हो जाती है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो उसे वो प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी हो जाती है। अब इसमें हम मेनली क्या है, देखो आपका, हम एक स्ट्रेस पे बात करने वाले हैं, एक स्ट्रेन पे बात करने वाले हैं। तो आप ये ज़रा थोड़ा ध्यान से देखना कि स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या है। जितना समझ आएगा उतना अच्छा रहेगा। स्ट्रेस एक तरीके से प्रेशर का ही डायमेंशन रखता है। ठीक है, तो स्ट्रेस होता क्या है? प्रेशर होता क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन स्ट्रेस को कैसे डिफाइन करते हैं? कि जो भी इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स होता है पर यूनिट एरिया जो लगता है। जैसे कि मान लो मैंने एक रबड़ लिया, उसको मैंने फैलाया, तो उसमें अंदर कुछ तो इंटरनल फोर्स है ना, जो उसको ओरिजिनल पोजीशन में या कंडीशन में लाने की कोशिश कर रहा है। तो वही क्या, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स जो लगता है पर यूनिट एरिया, उसी को क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, और इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर आप पास्कल यानी प्रेशर वाला प्रेशर रख सकते हो, डायमेंशन आप निकाल सकते हो, या फिर आप यहाँ से देख के याद रख लो। स्ट्रेस अब यहाँ पे क्या है आपका? 3 तरीके का होगा। एक होगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, ठीक है, दूसरा आपका शेयरिंग,
और तीसरा वॉल्यूमेट्रिक। ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, लेंथ के पैरेलल हम या तो उसे कंप्रेस करते हैं या एक्सटेंड करते हैं। ठीक है। शेयरिंग में क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के पैरेलल हम क्या करते हैं, जो भी चेंजेस ले आते हैं। और वॉल्यूमेट्रिक में क्या होता है, आप जो भी डायमेंशन में चेंजेस करते हो उसकी वजह से वॉल्यूम में चेंज आ जाता है। ठीक है। जैसे इस हिसाब से स्ट्रेस में 3 तरीके का लग सकता है, एक लॉन्गिट्यूडनल, फिर शेयरिंग एंड आपका वॉल्यूमेट्रिक। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके बाद स्ट्रेन की बात कर लेते हैं कि स्ट्रेन क्या है आपका। तो याद रखो, जस्ट अ सेकेंड, यस, स्ट्रेन क्या है आपका। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और ओरिजिनल। मान लो मैंने एक लेंथ लिया, ठीक है, 2 मीटर का एक मैंने वायर लिया स्टील का, और उसको मैंने फैला दिया 0.2 सेंटीमीटर। तो 0.2 सेंटीमीटर क्या है, चेंज इन लेंथ। और जो टू था वो क्या था, ओरिजिनल वाला, तो वो क्या हो जाएगा आपका L। ठीक है। तो चेंज इन लेंथ या चेंज इन एरिया या चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, एरिया या फिर वॉल्यूम। ठीक है। तो ये यहाँ से याद रखना आप, स्ट्रेन होता है। ठीक है। और स्ट्रेन क्योंकि ऊपर भी लेंथ ले रहे हो, चेंज इन लेंथ, और नीचे भी ओरिजिनल लेंथ है, तो लेंथ कट जाएगा, तो ये यूनिट लेस हो जाता है और क्या हो जाता है, डायमेंशन लेस हो जाता है। ठीक है। और एक और फॉर्मूला इसमें साथ में ही याद रखना, क्या आपका, कि स्ट्रेन जो मैंने अभी बताया कि चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, और शेयर में जब हम पढ़ते हैं तो x अपॉन L हो जाता है, जो tan थीटा के बराबर आता है। तो याद रखना आप कि स्ट्रेन बराबर tan थीटा, या फिर बहुत स्मॉलर एंगल होगा तो ये थीटा के भी इक्वल आ जाएगा। ठीक है। तो ये वाली चीज़ याद रखना। अब इसमें आगे है इलास्टिसिटी लिमिट क्या होती है। जैसे कि किसी भी, आप मान लो स्टील का वायर है, मैं उसे फैला रही हूँ, तो ऐसा तो एक बार एक ऐसा पॉइंट आएगा ना जिस पे क्या होगा, उससे अगर आगे मैंने जरा भी उसको फैलाया तो वो क्या होगा, टूट जाएगा। तो वो जो पॉइंट होती है, वो जो लिमिट होती है, उसी को क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी लिमिट। यानी जो मैक्सिमम स्ट्रेस को हैंडल कर पा रहा है, उसके बाद अगर मैंने ज़रा भी प्रेशर लगाया तो वो टूट जाएगा या अपनी ओरिजिनल कंडीशन में नहीं आ पाएगा कभी भी दोबारा। तो उसी को क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी लिमिट बोलते हैं। ठीक है। यहाँ से ये आपका डन। नेक्स्ट है आपका क्या, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या है आपका, हुक्स लॉ यही बताता है कि जो भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो भी स्ट्रेस लगाते हैं, वो उसमें जो भी स्ट्रेन आता है उसके प्रोपोर्शनल होता है। तो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू स्ट्रेन, और एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया मैंने, तो एक कांस्टेंट आया E। इसी E को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, या फिर किसी भी मटेरियल का जो प्रॉपर्टी होता है उसको ये डिनोट करने वाला कांस्टेंट है। ठीक है। इसी हिसाब से हम 3 तरीके का भी कांस्टेंट पढ़ने वाले हैं। यही जो कोफिशिएंट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, तो ये कांस्टेंट जो है, कोफिशिएंट जो है मॉड्यूलस वाला, ये 3 तरीके का होगा, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा हुक्स लॉ क्योंकि पढ़ा है हमने, तो इस पर बेस थोड़ा सा ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान दे लेना क्या है। मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ताकि जितना आसानी से हो आपके दिमाग में इसका माइंड मैप बन जाए, सो दैट एग्जाम में जो भी पूछे आप बता लोगे। देखो क्या है, मान लो कोई सा भी एक बॉडी ले लो या ऑब्जेक्ट ले लो जिस पे हम हुक्स लॉ लगा कर देख रहे हैं, यानी कि स्ट्रेस लगा के देख रहे हैं कि कितना स्ट्रेन आ रहा है। ठीक है। तो ये देखा जाता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक पर्टिकुलर लिमिट तक, वो लिमिट क्या है, A, वो पर्टिकुलर पॉइंट A तक जब हम स्ट्रेस लगाते हैं और स्ट्रेन लगाते हैं तो दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल आते हैं, यानी जितना स्ट्रेस उतना स्ट्रेन। ठीक है। तो ये जो पॉइंट A होता है उसे क्या बोलते हैं, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शन। यानी यहाँ पे क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शन में होते हैं, यानी जितना स्ट्रेस उतना स्ट्रेन। ठीक है। इसके बाद क्या होता है आपका पॉइंट B जो होता है, जिसे इलास्टिक लिमिट या इल्ड पॉइंट बोलते हैं, B वाले को। इसके बाद क्या होता है आफ्टर पॉइंट B, कि हम जो भी अब इसके बाद जो भी स्ट्रेस लगाओगे और जो भी स्ट्रेन आएगा, वो स्ट्रेन क्या होगा, परमानेंट स्ट्रेन होगा, यानी बॉडी अपने ओरिजिनल पोजीशन में अब जा ही नहीं पाएगी। वो जो भी उसमें अब चेंजेस आ रहे हैं वो रह जाएगा, उसमें परमानेंटली रह जाएगा। तो पॉइंट B के बाद, या पॉइंट B को इलास्टिक लिमिट बोलते हैं, जिसके बाद कोई भी पॉइंट आ रहा है वो परमानेंटली उसमें क्या हो जा रहा है, स्ट्रेन बन के रह जा रहा है, कंजर्व हो जा रहा है। ठीक है। अब आते हैं हम पॉइंट D पे। पॉइंट D क्या कह रहा है आपका, कि ये एक मैक्सिमम स्ट्रेस है जो किसी बॉडी पे हम लगा रहे हैं, अगर इसके बाद ज़रा भी लगाए तो टूट जाएगा। ठीक है। तो ये पॉइंट D क्या हो जाता है आपका, मैक्सिमम स्ट्रेस या ब्रेकिंग स्ट्रेस पॉइंट। ठीक है। और पॉइंट E क्या होता है, फ्रैक्चर पॉइंट। यानी उसके मैंने आगे कहा ना कि इसके आगे ज़रा भी प्रेशर लगाओगे तो टूट जाएगा, तो उसके आगे इतना अगर स्ट्रेस लगा दिया आपने तो टूट जाएगा। तो ये क्या हो जाता है आपका, फ्रैक्चर पॉइंट। अब इस तरीके से 2 तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं, या बॉडी होती है, या मटेरियल होता है। वो मटेरियल क्या होता है, एक डक्टाइल मटेरियल होता है, एक ब्रिटल मटेरियल होता है। डक्टाइल मटेरियल का यूज़ कहाँ किया जाता है, डक्टाइल मटेरियल का यूज़ हम करते हैं वायर वगैरह बनाने में।
ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप इसको जितना फैलाओगे फैलाओगे फैलाओगे, इसका जो डी और ई पॉइंट है, यानी कि मैक्सिमम ब्रेकिंग स्ट्रेस पॉइंट या फ्रैक्चर पॉइंट, इतना आसानी से नहीं आता है। बहुत लंबी टाइम तक ये फैलता रहता है, फैलते रहता है। कौन, जिसको हम वायर वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई मेटालिक वायर ले लो, तो इसमें डी और ई क्या होते हैं, फार होते हैं, यानी दूर होते हैं। लेकिन ब्रिटल में क्या होता है, जरा सा ही स्ट्रेस लगाने पे वो ब्रेक हो जाता है या टूट जाता है। ठीक है, तो इसमें डी और ई पॉइंट क्या होते हैं, वेरी नियर होते हैं। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई वर्ड्स कि मैं क्या बताने की कोशिश करूँगी। ब्रिटल में डी और ई पॉइंट यानी ब्रेकिंग पॉइंट बहुत पास होते हैं, लेकिन डक्टाइल में डी और ई पॉइंट यानी कि ब्रेकिंग पॉइंट बहुत दूर होते हैं। ठीक है, थोड़ा फार होते हैं। आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है इलास्टोमर्स। जस्ट अ सेकेंड, या इट्स टेकिंग। आगे है आपका इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स क्या होते हैं कि ऐसे मटेरियल जिनको हम इलास्टिक, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ऐसे मटेरियल जिसको हम बहुत, इलास्टोमर्स वो होते हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा, जिसमें स्ट्रेन ना ला पाएँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल उसमें थोड़ा सा स्ट्रेस लगाया मैंने तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आ जा रहा है। इट मीन्स ऐसे मटेरियल विच कांट बी इलास्टिकली स्ट्रेस्ड। ठीक है, जिसको हम इलास्टिकली बहुत दूर तक स्ट्रेस डालकर उस पर उसको फैला ना पाएँ। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा स्ट्रेन, ग्राफ से देखो आप कि थोड़ा सा स्ट्रेस लगाया मैंने, स्ट्रेन ज़्यादा आया। एक पॉइंट के बाद स्ट्रेस थोड़ा सा बढ़ा रहे हो, स्ट्रेन बढ़ जा रहा है। ठीक है, ये आप अपोजिट डायरेक्शन में कह सकते हो कि थोड़ा सा स्ट्रेन ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल को क्या बोलते हैं, इलास्टोमर्स बोलते हैं। इलास्टिक हिस्टेरिसिस क्या होता है, देखो जैसा ये कर्व बना हुआ है कि इसमें मान लो कोई भी एक मेटेलिक वायर लिया, उसमें मैंने कुछ लोड लगा दिया, तो वो उसमें जो लेंथ में जो उसकी इंक्रीमेंट होगा वो वाला पाथ डिफरेंट होगा जब मैं लोड को हटाऊंगी और वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आएगा। यानी एक लोड करने वाला पाथ और एक अनलोड करने वाला पाथ हमेशा डिफरेंट होगा। तो इलास्टिक हिस्टेरिसिस क्या होते हैं, डोंट रिट्रेस ओरिजिनल पाथ। ठीक है, और ये क्या होते हैं, नो परमानेंट स्ट्रेन, यानी ये अपने ओरिजिनल कंडीशन, लोड हटाने के बाद ये ओरिजिनल कंडीशन या ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं, तो इसमें स्ट्रेन परमानेंट वाला नहीं रहता है। एंड रिटर्न बैक कम्प्लीटली, और पूरा का पूरा वापस आ जाता है। ठीक है, तो वो इलास्टिक हिस्टेरिसिस, ये वाला जो फिनोमिना है इसे इलास्टिक हिस्टेरिसिस बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिक छोटी सी पॉइंट मैंने बता दिया ताकि एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड कुछ पूछता भी है तो आप बता दो। ये है सबसे इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर का। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि डिफरेंट टाइप ऑफ कोफिशिएंट ऑफ मॉड्यूलस। ठीक है, और इसको ये बराबर होता है कि आपके स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के। एक यंग मॉड्यूलस है आपका, एक आपका बल्क मॉड्यूलस है, एक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है। यंग मॉड्यूलस को गामा से, बल्क मॉड्यूलस को बीटा से, और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी को ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। सब में क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन क्या होता है आपका, चेंज इन लेंथ। बल्क में क्या होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। और यहाँ पे रिजिडिटी वाले कंडीशन में मैंने tan थीटा बताया था ना आपको, तो वो या तो आप tan थीटा लिख दो या फिर x अपॉन एल। ये भी क्या होता है आपका, जब हम डायग्राम से सॉल्व करेंगे तो tan थीटा के इक्वल आता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो फोर्स अपॉन एरिया को मैं यहाँ प्रेशर लिख सकती हूँ। ठीक है, और ये डेल्टा एल नीचे रहा, स्मॉल एल ऊपर चला गया। यहाँ पे भी फोर्स अपॉन एरिया को मैंने प्रेशर लिख दिया, स्मॉल वी ऊपर चला गया, डेल वी नीचे। यहाँ पे भी फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर बन गया, नीचे tan थीटा। ठीक है, ये मैंने 2 एग्जाम्पल करा दिए कि अगर एग्जाम में ऐसा दे रहा है कि 2 वायर हैं जो ऐसे सीरियल वाइज ऐसे जुड़े हुए हैं एंड टू एंड, तो टोटल जो यंग मॉड्यूलस की वैल्यू आएगी वो ऐसे आएगी। लेकिन अगर वो पैरेलल जुड़ रहे हैं तो टोटल जो यंग मॉड्यूलस की वैल्यू आएगी ऐसे आएगी। सिमिलरली बल्क मॉड्यूलस क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी का क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, रेसिप्रोकल होता है। तो या ध्यान से देखो आप, कंप्रेस कौन सी, सॉलिड लिक्विड गैस, तीनों में से किसको सबसे ज़्यादा कंप्रेस करना पड़ेगा हमें, मतलब किस में कंप्रेशन आपका सबसे कम होगा। ठीक है, इसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस में। तो बल्क मॉड्यूलस क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो देखो सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, लिक्विड तो बीच में रहता है, इसे छोड़ते हैं, हम सॉलिड और गैस पे बात करते हैं। सॉलिड और गैस में सॉलिड को हम सबसे कम कंप्रेस कर पाएंगे और गैस को हम सबसे ज़्यादा कंप्रेस कर पाएंगे। सॉलिड को सबसे कम कंप्रेस कर पाएंगे, इसलिए इसका बल्क मॉड्यूलस क्या होगा, सबसे ज़्यादा। गैस को हम सबसे ज़्यादा कर पाएंगे, इसलिए इसका बल्क मॉड्यूलस
बल्क मॉडुलस क्या होगा, सबसे कम होगा, ठीक है, और लिक्विड इनके बीच में आता है। तो ये रिलेशन याद रखना, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है। ये आपका बेसिक था, ये याद रखना, इसके बेस पे ही हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे आगे। अब इसके अलावा एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, वो क्या है, पॉइजन रेशियो, ठीक है, और इसके फॉर्मूले तो बिल्कुल याद रखना, ठीक है। पॉइजन रेशियो का क्या है आपका, कि पॉइजन रेशियो होता क्या है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन एक्सियल स्ट्रेन या लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ये आप किसी भी टर्म में से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। इसके रेशियो को ही क्या बोलते हैं हम, पॉइजन रेशियो बोलते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से ये भी देख सकते हो, ये क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, क्योंकि ऊपर स्ट्रेन नीचे स्ट्रेन, ठीक है। तो और इसमें रिलेशन पूछता है, और सिग्मा की वैल्यू हमेशा याद रखना, ये -1 से लेके 0.5 के बीच में होता है, या -1 से लेके 1/2 के बीच में होता है, ठीक है। रिलेशन की बात करते हैं हम, कि यहाँ पे मतलब सिग्मा यानी पॉइजन रेशियो का जो रिलेशन है वो यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के साथ क्या रिलेशन आता था। देखो सबसे पहली चीज़ कि गामा, ईटा और सिग्मा में रिलेशन, या फिर गामा, सिग्मा और के के बीच का रिलेशन, ठीक है। मैं ये 3 रिलेशन, ये 4 रिलेशन में याद रखती हूँ, इससे कोई सा भी कुछ भी पूछ ले मैं निकाल लेती हूँ, ठीक है। जहाँ गामा बराबर 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, या फिर ये गामा बराबर 3 के 1 माइनस 2 सिग्मा, या फिर सिग्मा के टर्म में आप लिख सकते हो सिग्मा बराबर 3 के माइनस 2 ईटा अपॉन सिग्मा 6 के प्लस 2 ईटा, या फिर 9/गामा इज इक्वल टू 1/k प्लस 3/ईटा, ठीक है। तो इनमें से आप ये चारों याद रखना, ऐसा नहीं कि कोई एक याद रखना, वैसे आप एक दूसरे से कन्वर्जन करके निकाल सकते हो, बट इट विल बी गुड फॉर यू अगर आप इसे पूरा याद रखते हो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, यस, ये दैट वन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, यानी जो भी आप किसी भी मटेरियल में जो भी चेंजेस ला रहे हो उसकी वजह से जो उसमें एनर्जी कंजर्व या सेव हो जाती है, उसको हम कैसे निकालेंगे, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग, ये सब, ठीक है। मतलब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, स्ट्रेचिंग में जो भी वर्क डन करते हो वही उसमें सेव होती है एज अ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये एनर्जी बराबर, यानी ये वर्क डन W बराबर क्या होता है आपका 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ठीक है। इसका अगर आप स्ट्रेन के टर्म में लिखना चाहोगे तो ये क्या हो जाएगा, गामा/2 स्ट्रेन का स्क्वायर बराबर स्ट्रेस/2 गामा का होल स्क्वायर, ठीक है, स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन 2 गामा, ठीक है। इसको और भी एक फॉर्मूला होता है, ये आई थिंक मैंने एक आगे एक क्वेश्चन में कराया है, वो याद रखना, क्योंकि अक्सर स्टील पे बेस्ड क्वेश्चन दे देता है और उससे रिलेटेड ही पूछता है, तो वो मैंने एक क्वेश्चन में आगे कराया है, वो फॉर्मूला ज़रूर याद रखना, ये तो याद ही रखना अगर स्ट्रेस या स्ट्रेन के टर्म में न्यूमेरिकल पूछ रहा है तब, ठीक है। तो ये याद रखना, बाकी एक आगे फॉर्मूला है वो भी याद रखना, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो इसमें आगे क्या है आपका, हाँ यहाँ से अब आगे क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ से हम आगे क्या करने वाले हैं, यहाँ से हमारा पूरा PYQ चलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपकी थ्योरी पूरी कंप्लीट होती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब इसके आगे हम PYQ करने वाले हैं, तो लेट्स गो। तो पहला क्वेश्चन देखो, ये पहला आपका क्वेश्चन जो है वो क्या है कि ये सबसे पहली चीज़, ये NVS TGT साइंस 2019 में और PGT 2004 में पूछा गया था, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, कह रहा है कि स्टील वायर, हाँ मैं इसी फॉर्मूले की बात कर रही थी, ये वाला फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, कि π/4L और ईटा r⁴ थीटा स्क्वायर, ठीक है। ये है स्टील के लिए, अक्सर स्टील पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो ये फॉर्मूला याद रखना वर्क डन या एनर्जी निकालने का। तो इसमें देखो क्या कह रखा है, स्टील वायर ऑफ लेंथ दे दिया है, रेडियस दे दिया है, इज ट्विस्टेड बाय 45 डिग्री, थीटा दे दिया है, तो वर्क डन पूछ रहा है। तो वर्क डन का फॉर्मूला ये है आपका, पाई की वैल्यू 3.144, L दिया है 25 सेंटीमीटर, तो मीटर में कर लेंगे 25 × 10⁻²। ईटा की वैल्यू गिवन है यहाँ पे 8 × 10⁻10, और आर की वैल्यू गिवन है 10⁻3, और थीटा की वैल्यू भी गिवन है 45, यानी π/4, ठीक है। ये रख के यहाँ से एनर्जी निकाल लोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, जूल में आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला ज़रूर याद रखना, ये वाला फॉर्मूला आप बिल्कुल याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका KVS PGT 2002 और UPPSC GIC में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। नॉर्मली हम ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल इग्नोर करते हैं, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल रिजिड बॉडी इज, यानी वॉल्यूम एक्सपेंशन का जो कोफिशिएंट होता है वो कितना आएगा। तो देखो नॉर्मली हमारा जो एक चीज़ है, रिजिड बॉडी बोला है, तो देखो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम का जो एक फॉर्मूला आ रहा था हमारा, वो यही तो था, फोर्स अपॉन एरिया और अपॉन में चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है। तो या फिर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम ठीक है। तो इसमें क्या है, पूछा है कि जो वो कोफिशिएंट की वैल्यू होगी वो कितनी आएगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपका रिजिड बॉडी के लिए जो वॉल्यूम में चेंजेस आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा, उसकी वजह से उसका कोफिशिएंट की वैल्यू भी कितना आएगी, 0 आएगी, ठीक है। तो ये याद रखना, कीप इट इन योर माइंड हमेशा।
इसके आगे अगला क्वेश्चन है, ये भी यूपीपीसीएस प्री में 2004 और 2010 में पूछा गया था, और केवीएस पीजीटी 2010 में पूछा गया था कि सिग्मा के और ईटा में रिलेशन। तो ये मैंने आपको ऊपर जो कराया है, सिग्मा के और ईटा, सिग्मा के और ईटा, ये सिग्मा के और ईटा में रिलेशन। तो ये 3k - 2 ईटा अपॉन में 6k + 2 ईटा, ठीक है, 3k - 2 ईटा 6k अपॉन + 2 ईटा, ठीक है। ये यहाँ से ये याद रखना। तो ये इसलिए मैं कह रही थी वो चारों रिलेशंस आपस में याद रखना। ये है लास्ट क्वेश्चन आपका आज का, कि यूपीजीआईसी लेक्चरर के लिए 2015 में पूछा गया था और एनवीएस पीजीटी में 2019 में पूछा गया था, ठीक है। तो इसमें क्या था कि ये पूरा आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, लेकिन मैंने इसको डाटा बेस बना लिया है, ठीक है, ताकि मुझे क्वेश्चन पूरा ना लिखना पड़े। कि उसमें डेल वी यानी चेंज इन वॉल्यूम गिवन था आपका 0.01%, और प्रेशर दिया होता है 100 ATM, और आपको बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू बीटा पूछ रहा था। तो बीटा की वैल्यू फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ाया था कि बीटा बराबर आपका क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया और चेंज इन वॉल्यूम और अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम। तो फोर्स अपॉन एरिया को हम क्या लिख देंगे, प्रेशर, और ये डेल वी ओवर वी, ठीक है। प्रेशर की वैल्यू तो दिया है 100 ATM, लेकिन ATM से हम पास्कल बनाएंगे क्या, 1.01 × 10⁵ से मल्टीप्लाई करके, और ये डेल वी चेंज इन वॉल्यूम दिया है 0.01, और वी ओरिजिनल वॉल्यूम कितना होगा, क्योंकि ये 0.01% के अकॉर्डिंग दिया है, तो ओरिजिनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका 100%, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो ये इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से आपका टोटल पूरा कंप्लीट रिवीजन है किसका, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। तो ये एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, यहाँ पे आपका ख़त्म होता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये फॉर्मूला आप अच्छे से ध्यान रखना, और इस पर बेस्ड जितने पॉसिबल और क्वेश्चन हो सके वो सारे अटैम्प्ट कर लेना, यहाँ से आपका ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है। मैं जितने पॉसिबल केवीज वगैरह का इंपॉर्टेंटली था वो मैंने क्वेश्चन लिए, और यहाँ ये फिनिश करते हैं। तो ये अप्रॉक्स आपका 30-40 मिनट का वीडियो जो भी है, आप इसे अच्छे से एक बार देख लोगे, आपका हो जाएगा। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।